गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग भारत के अफवाह तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे ऑप्शनल का पेपर हो चाहे सामान्य अध्ययन का पेपर हो। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से तैयार करेंगे ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, अभी तक जो भी प्रश्न आते हैं उसको एनालिसिस करने से ये अनुमान लगा है कि जो एक यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं एक निश्चित पैटर्न पे ही होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जो अपवाह तंत्र से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी अपवाह तंत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मुख्य रूप से इसके नदी के उद्गम के बारे में पूछे जाते हैं कि नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, या किसी ग्लेशियर से निकल रही है या किसी झील से निकल रही है या किस ढंग से कहाँ से निकल रही है। ठीक है, इसका उद्गम क्षेत्र के बारे में याद रखना जरूरी है। दूसरा है इसके मुहाना के बारे में कि ये कोई भी नदी कहाँ पे ड्रेन करती हैं या गिरती हैं। और वो जो मुहाना हो सकता है कि एस्चुअरी भी हो सकता है और डेल्टा भी वहाँ पे हो सकते हैं। तो वो ये भी याद रखना है कि डेल्टा बना रही हैं या एस्चुअरी बन रही हैं। ठीक है, और यदि वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट शहर हो तो उसको भी याद करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद से एक नदी की सहायक नदी भी याद करना है कि कौन सी उसकी सहायक नदी है, और सहायक नदी का जो क्रम होता है क्रम भी याद करना होगा कि किस क्रम से सहायक नदी जो मिलती है, पूर्व से पश्चिम या उत्तर से, उसकी दिशा भी याद करना जरूरी होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो नदी सहायक नदी है किस उसका जो संगम होता है, मिलन होता है, किस स्थान पर होता है। यदि कोई स्थान वहाँ का इम्पोर्टेंट हो या कोई मंदिर हो या फिर किसी तरह से वो महत्व का स्थान हो तो उसको भी याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद जो नदी होती है, नदी की जो किस प्रकार की नदी है, भ्रंश से प्रवाहित हो रही या पूर्ववर्ती नदी है या उसका क्रम किस टाइप का है, उसको भी याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, उसमें जो पिछला क्लास है उसमें जाके उसमें देख लीजिएगा, जो नदी का प्रतिरूप होता है किस प्रकार का है वो भी उसमें दिया गया है, तो उसको भी याद रखना जरूरी है। इसके अतिरिक्त जो नदी किन किन क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती है ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चाहे गंगा के बारे में पूछा गया है या विशेष रूप से जो विवादित नदियां हैं, कृष्णा है, कावेरी है। ठीक है, तो दो राज्यों के बीच में जो विवादित नदी है उसके बारे में विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है कि किस किस क्षेत्र से होकर प्रवाहित होते हैं या कौन कौन से राज्य में होकर प्रवाहित होती हैं। इसके अतिरिक्त इसके बेसिन एरिया कौन कौन सा है इसको भी याद करना है। बेसिन मतलब कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी मिलकर के किन किन क्षेत्रों से जल को अधिग्रहण कर रही हैं या ले रही हैं, तो वो बेसिन क्षेत्र होता है। जैसे उदाहरण में हम लोग देखे हैं घरों में जैसे बेसिन हम लोग यूज़ करते हैं हाथ मुंह धोने के लिए, कोई बेसिन होता है तो वो वहाँ से पानी, सब जगह से पानी एक जगह इकट्ठा होकर बाहर निकलता है, तो इसको बेसिन के संज्ञा देते हैं। ऐसे ही जो नदी बेसिन भी होता है कि एक जो मुख्य नदी होती है वो कहाँ कहाँ से, उसकी जो सहायक नदी है वो कहाँ किस किस क्षेत्रों से पानी लेकर आती है, तो उसको बेसिन क्षेत्र बोलते हैं या कैचमेंट एरिया भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी याद रखना होगा। उसका कई बार उसका आकार भी पूछ देता है, या जो विशेष रूप से आईएएस में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इस टाइप से पूछा गया है कि एक क्वेश्चन वो आकार दे दिया नदी का हिस्सा, ये पूछेगा कि 4 ऑप्शन देगा कि ये किस नदी का बेसिन क्षेत्र है, तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ महानदी का जो बेसिन क्षेत्र है यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, अगला है सीमा, जिसे पूछता है नदी का जो कई नदी होती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं, कई नदी हैं कि राज्य की सीमा बनाती हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे काली नदी है, ये यहाँ पे सीमा बनाती हैं उत्तर भारत और नेपाल के बीच। यहाँ पे भी जो नदी है झेलम नदी है, पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा बनाती है। ऐसे कई नदियाँ हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा बनाती हैं उसको भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जो नदी होती है इसके उपनयन भी याद रखना जरूरी होते हैं। उपनयन अर्थात जो नदी मुहाने से लेकर के और उद्गम स्थल से लेकर के मुहाने तक कई नामों से भी, अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है, तो उसको भी याद रखना जरूरी है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है तो यहाँ जो तिब्बत में है सापो नाम से जानते हैं, सापो या सापो नाम से जानते हैं, जबकि भारत में आकर के दिहांग नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पश्चिमी असम में आकर के
ब्रह्मपुत्र नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जब बांग्लादेश में जब वहीं ब्रह्मपुत्र ही नदी जाती है तो इसको यमुना नाम से जानते हैं, तो इसको भी याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, अन्य कई नदियाँ हैं उसको भी अलग अलग नाम से जानते हैं, उसको भी नाम याद रखना जरूरी है। दूसरा चीज़, उसका उपनाम भी, कई नदी है उसका उपनाम भी दिया गया है। अर्थात जैसे गोदावरी नदी है तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं, तो इस टाइप किससे भी उसको याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, अब इसका एक क्रम भी याद रखना जरूरी होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता चुका है कि नदी का पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब तरफ क्रम पूछता है। जैसे ये नदी दिया गया है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, यहाँ पे कावेरी नदी है, तो ये कई बार मैप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर से लगाना होता है, क्रम में लगाना होता है। ठीक है, ये जैसे नदी दिया हो तो इसमें दे देगा ABCD ऐसे दे देगा, और ऑप्शन में रहेगा अलग अलग मैच करने के लिए होगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी ध्यान रखना जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त इसके प्रतिरूप ही याद रखना जरूरी होता है। नदी से कई बार प्रतिरूप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विशेष रूप से जो ऑप्शनल के लोग हैं, ऑप्शनल मतलब कि जो लोग UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जबकि सामान्य अध्ययन के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑप्शनल के जो लोगों के हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिरूप अर्थात इसके ज्यामितीय प्रतिरूप से मतलब है। ज्यामितीय प्रतिरूप मतलब कि उसका आकार कैसे बन रही है। कई नदी है कि जालीनुमा आकृति बनाती हैं, कई नदी है कि वृक्षाकार बनाती हैं, कई नदी है कि वलयाकार बनाती हैं। ठीक है, ऐसे नदी जाके प्रवाहित हो जाती हैं बीच में। ठीक है, तो इस टाइप को उसको भी याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद एक नगर भी उसको आता है क्वेश्चन कि किस नदी पे कौन सा नगर बसा हो। यदि कोई इंपॉर्टेंट नगर हो तो उसको याद रखना जरूरी होता है। कई बार उसमें साइड भी पूछ देता है कि दाहिने साइड में है या बाएं साइड पे है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इसमें भी इसका ध्यान रखते हुए चलेंगे कि हम भी इसमें डिस्कस करते रहेंगे, बताते रहेंगे कहाँ पे है। चाहे आप लोग भी बुक में जब पढ़िएगा तो उसमें ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ को भी याद रहे हमेशा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारत का जो अपवाह प्रतिरूप है किस प्रकार का है। तो यदि इस पर सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो इसमें पता चलता है कि दो तरह से इसको अध्ययन किया जाता है। एक तो उस ढंग से अध्ययन किया जाता है कि दो भागों में बांट करके कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक नदियों के बारे में और दूसरा अरब सागर में गिरने वाले नदियों, ये दो भाग में बांट करके अध्ययन किया जाता है। जबकि दूसरे तरह का अध्ययन जो होता है वो यहाँ से होता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाले नदियों के बारे में अध्ययन किया जाता है अलग अलग। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पे लिए हैं अध्ययन करने के लिए वो दो ये किए हैं कि हिमालय से निकलने वाले नदियाँ और यहाँ पे दक्षिणी पठार से निकलने वाले नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। ठीक है, एक यदि भारत को पूरे भाग पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो इसका एक पैटर्न निकल के आता है कि जो भी ये जल विभाजक रेखा है, ये पैटर्न आता है कि अर्थात यहाँ से जो नदी निकलती है वो पूर्वी भाग में गिरती है और इधर से जो नदी निकलती है पश्चिमी भाग में या बंगाल की खाड़ी अरब सागर में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन सा। तो ये जो दो बेसिन के बीच में जो डिवाइड लाइन होता है उसको जल विभाजक के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि कोई यहाँ पे वर्षा हो या जल गिरे तो कुछ नदी इधर प्रवाहित हो, कुछ नदी इधर प्रवाहित हो और कुछ इधर चली जाए, तो ये जो बीच का भाग बनेगा वो जल विभाजक कहा जाता है। ठीक है, इसको जल विभाजक तो पूरे भारत में देखा जाए तो एक बृहद जल विभाजक के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि ये पानी यहाँ का जो जल आएगा, इससे जो बाउंड्री दिया गया है, बाउंड्री का इधर से जल इधर जाएगा और इधर का जल इधर तरफ आएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक बार मैप के रूप में पूछा गया है, IAS के पेपर में पूछा गया था कि ये मैप दे दिया गया था, मैप में ये ड्रॉ कर दिया गया था और पूछा था कि ये क्या चीज़ है, ये समुद्र रेखा है या भारत का बृहद जल विभाजक है या फिर
तापमान रेखा, इस टाइप से कई ऑप्शन दिए हुए थे। तो हम लोग को याद रखना होगा कि ये जो भारत का बृहद जल विभाजक है यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो पूरे भारत है उस पर, जो भारत की नदियाँ हैं उस पर देखेंगे कि जल के जितने तंत्र बना हुआ है, नदी तंत्र बना हुआ है, इस पर अध्ययन करेंगे। अभी जो इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे तो एक सामान्य दृष्टि से ही इसका अध्ययन करेंगे और एक सामान्य जानकारी ही इसमें लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें यदि सभी नदी तंत्र पर अध्ययन गहराई से करने लगेंगे तो पूरे क्लास में समाहित नहीं हो पाएगा, कम से कम 4-5 घंटे का क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको एक सामान्य जानकारी के रूप में ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक एक जो नदी बेसिन है उसको लेकर के अलग अलग क्लास में पूरे डिटेल में अध्ययन इसको किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यदि भारत के नदियों पर दृष्टिपात किया जाए तो भारत में लगभग छोटी या बड़ी नदी सभी मिला करके लगभग 4000 से अधिक नदियां हैं, ठीक है। तो सभी को डिटेल अध्ययन करना संभव नहीं है। जो बड़ी बड़ी नदी बेसिन है या कैचमेंट एरिया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी छोटी नदी है उसके बारे में या कम महत्वपूर्ण जो नदी है उसके बारे में केवल इंफॉर्मेशन के रूप में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें मुख्य जो बड़ी नदी है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक है सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है। दूसरा है गंगा नदी तंत्र है यहाँ पे। तीसरा है ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये जो बड़ी कैचमेंट एरिया या बड़ी नदी तंत्र के रूप में है। चौथा है, अगला है महानदी तंत्र है, ठीक है। और गोदावरी नदी तंत्र है, कृष्णा नदी तंत्र है और कावेरी नदी तंत्र है और वैगई नदी है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ पे नर्मदा नदी है और दूसरा तापी नदी है। ये काफ़ी ये इम्पोर्टेंट नदी है। इसके बारे में तो हम लोग अलग अलग इसके बारे में देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये सिंधु नदी है, यहाँ से निकलती है मानसरोवर, एक यहाँ पे जगह है मानसरोवर झील है, वहीं से निकलती है। वो एक ग्लेशियर का नाम है चेमियाडुंग ग्लेशियर, ठीक है। चेमयांगडुंग, ठीक है। चेमयांगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है यहाँ पे और भारत में यहाँ पे लद्दाख में प्रवेश करती है यहाँ पे, ठीक है। ये डोमचक एक जगह है, डोमचक, डोमचौक भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। ये डोमचक में भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है वहाँ पे प्रवेश करती है और ये यहाँ पे लद्दाख श्रेणी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिमालय का एक भाग है लद्दाख श्रेणी, यहाँ पे है, वहाँ पे इसको काट के अंदर प्रवेश करती है और यहाँ पे बंजी एक नाम का जगह है, ठीक है। बंजी, बंजी या कोई लोग बुंगी भी कहते हैं, ठीक है। तो बंजी नाम जगह से पाकिस्तान वो प्रवेश करते हैं, पाकिस्तान में यहाँ पे प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा टर्न लेकर के यहाँ पे काफ़ी बड़ा गाज बनाती है, काफ़ी खाई नीचे गहरा है, लगभग 5 किलोमीटर से भी अधिक खाई है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाती हैं और यहाँ पे चिल्लाया करके है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रवेश करते हैं, पाकिस्तान में प्रवेश करती है और आके अरब सागर में यहाँ पे गिरती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंधु नदी है और इसकी कई सहायक नदियाँ भी हैं। अब सहायक नदी में मुख्य इसकी सहायक नदी एक झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है और यहाँ पे ब्यास नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो झेलम नदी है एक वेरीनाग जगह है, पीर पंजाल श्रेणी पे एक वेरीनाग जगह है, वहीं से शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। ये झेलम और यहाँ से लेकर के और मंगला एक जगह है, यहाँ तक ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाते हैं, ठीक है। और झेलम आके ये बीच में चिनाव से आके मिल जाती है। चिनाव जो कि यहाँ से बारालाचा दर्रे से निकलती है, चिनाव यहाँ से निकलती है और फिर यहाँ आके दोनों झेलम और चिनाव का यहाँ पर मिलन हो जाता है, ठीक है। इसके नीचे है बारालाचा दर्रे से थोड़ा सा नीचे से यहाँ पे ये रावी नदी निकलती है, रावी नदी निकल के और फिर यहाँ पे जाके चिनाव में मिल जाते हैं, ठीक है।
और ऐसे ही यहाँ पे जो एक राकास्थल है, सतलज नदी है, सतलज नदी जो कि राकास्थल से निकलती है, यहाँ पे तिब्बत के पठार के पास में है। यहाँ पे जो मानसरोवर झील है उसको थोड़ा सा दक्षिण में है राकास्थल, वहाँ से निकलती है और भारत में सिपकीला दर्रा जो कि शिमला में अवस्थित है, ये दर्रा भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए वहाँ से ये प्रवेश करती हैं और आके यहाँ पे ये भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ थोड़ा सा बॉर्डर बनाती है और यहाँ पे जाके चिनाब नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ से एक ब्यास नदी है, ब्यास नदी भी आके और ये सतलज नदी में आके एक हरिके नाम का वहाँ पर जगह है पंजाब में, वहाँ पे आके मिल जाते हैं। और वहीं पे हरिके बैराज भी एक बनाया गया है। ठीक है, तो ये रहा सिंधु नदी तंत्र। और आके अंत में यहाँ पे पाकिस्तान में अरब सागर में प्रवेश कर जाती है या मुहाना बनाते हुए गिरती है। ठीक है, तो ये रहा सतलज नदी। यहाँ पे कई सहायक नदियाँ हैं, श्योक नदी है यहाँ पे जाके, ये श्योक नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भी आके मिलती है। यहाँ पे फिर एक गिलगित नदी भी है कि इसमें मिलती है। ठीक है, सिंधु नदी में एक गिलगित नदी भी मिलती है और पाकिस्तान में भी कई नदियाँ हैं, खुर्रम नदी है, काबुल नदी है, इस टाइप से कई नदियाँ हैं आके यहाँ पे सहायक नदी के रूप में यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, जब अलग तंत्र के रूप में इसको डिस्कस करेंगे केवल सिंधु नदी तंत्र के बारे में, तो वहाँ और भी डिटेल में इसके से भी ज़्यादा किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंधु नदी तंत्र है। अब हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र ये दो जलधाराओं के मिलने से बना है। एक है ये भागीरथी नदी है और इधर से अलकनंदा नदी, दोनों आकर के देवप्रयाग नामक जगह पे, यहाँ पे देवप्रयाग नामक जगह है, वहाँ पे मिलने से गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ से गंगा नदी इसको कहा जाता है, यहाँ से गंगा नदी। ठीक है, इसके पहले भागीरथी और ये अलकनंदा नदी थी। ठीक है, ये जो भागीरथी नदी है यहाँ पे गोमुख से निकलती है। गोमुख मतलब वहाँ पे गंगोत्री नाम के एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। और ये जो अलकनंदा है सतोपथ ग्लेशियर वहाँ पे है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, वहाँ से निकल के और यहाँ पे आके मिलती हैं। अलकनंदा की एक सहायक नदी है पिंडर नदी, वो यहाँ पे आके मिलती हैं कर्णप्रयाग में। ठीक है, और देवप्रयाग में दोनों भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है। उसके बाद से गंगा नदी आकर के प्रवाहित होती है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करती है और धीरे धीरे जाके बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में वहाँ पे एक डेल्टा बनाते हुए ड्रेन करती हैं। अब इसके सहायक नदी में देखा जाए तो इसकी सबसे बड़ी, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो जमुना नदी है। ठीक है, यहाँ जमुना नदी जो कि बंदरपुच्छ नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, वो निकलती है और ये कि इसके बाएं साइड में आके यहाँ प्रयागराज के पास, प्रयागराज या इलाहाबाद के पास यहाँ पे गंगा से मिलती है। ठीक है, तो ये यमुना नदी है और इसकी सहायक नदी है चंबल नदी है। ठीक है, ये चंबल नदी भी निकलती है। फिर यहाँ से और कई नदियाँ निकल के चंबल, बेतवा, केन ऐसे नदी जा कर के और इसमें जमुना की सहायक नदी है, इसमें जा कर के मिलती है। ठीक है, इसके बाद से यहाँ से एक नदी निकलती है सोन नदी, अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हैं। ये ध्यान रखें, ये वाला क्षेत्र अमरकंटक पहाड़ी है, मैकाल श्रेणी का एक अमरकंटक नामक जगह है, वहाँ से चोटी है, वहाँ से निकलती है। यहाँ से सोन नदी निकलती है और गंगा में पटना के पास जाके और गंगा से मिलते हैं। ठीक है, और बाकी ये कई नदियाँ यहाँ पे छोटी छोटी नदी है, यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, डिटेल में पढ़ा जाएगा तो उसमें जिक्र करेंगे। यहाँ पे काली नदी है, काली नदी भी नेपाल और भारत के बीच में सीमा बनाती हुई आके गंगा में मिलती है। ठीक है, काली नदी है, फिर यहाँ घाघरा नदी है, फिर यहाँ पे कोसी नदी है, फिर गंडक नदी है। ठीक है, इस प्रकार से कई सहायक नदियाँ आकर के मिलती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में ड्रेन करती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा कि जो बाएं से कौन कौन सा नदी आके मिलती है और दूसरा दाहिने से कौन कौन सा नदी आकर के मिलती है। जगह भी कई कई है इंपॉर्टेंट, उसको भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, और ये जो प्रतिरूप बनाती है, गंगा नदी प्रतिरूप बनाती है, वो वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, गंगा के पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी थे।
ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलती हैं, मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं और ये पश्चिम की तरफ बहती हुई बनती हुई अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में एक यहाँ पे जगह है नामचा बरवा नाम का एक जगह है, वहीं पे भारत में प्रवेश करती है। ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अब इनका नाम यहाँ पे अलग अलग परिवर्तित होते हैं। सापो नाम से जानते हैं, सापो या सांगपो भी कहीं कहीं होता है। ये तिब्बत के क्षेत्र में सापो नाम से जानते हैं, जबकि यहाँ पे आके दिहांग नाम के से जानते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जानते हैं। यहाँ पे दिहांग नाम से प्रवेश करती हैं और जब यहाँ पे लोहित और दिबांग नदी का मिलन होता है, वहाँ एक सहायक नदी है दाहिने तट से, दिहांग और दिबांग और लोहित नदी जब मिलती हैं तो वहाँ पे इसके बाद से यहाँ पे असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है और यहाँ पे मेघालय से आती हुई मेघालय और असम के बीच में यहाँ प्रवाहित हो रही है और बांग्लादेश और भारत के बीच में ये बॉर्डर बनाती हुई या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना नाम से जानती हैं। ठीक है, जमुना नाम से, और ये दोनों आकर के और फिर यहाँ पे जो पद्मा नदी है गंगा नदी के रूप में यहाँ पे जो बांग्लादेश में पद्मा नदी है वहाँ पे आकर के मिल जाती है और इसके पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तेरे ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र है। अगला नदी अब तंत्र है महानदी के हम लोग देखते हैं। महानदी जो कि 3 राज्यों में मुख्य रूप से बहती हैं, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है, तो यहाँ कुछ पार्ट जो झारखंड से भी आता है, जो रायपुर का जो जगह है, रायपुर एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वो वहाँ से एक सिहवा श्रेणी है, वहाँ से निकल करके और यहाँ उड़ीसा में प्रवेश करती है और उड़ीसा में अपना महानदी अपना डेल्टा बनाती हुई गिरती है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदी है, कई सहायक नदी यहाँ से हैं। तेल नदी है जो कि दाहिने तट से इसका सहायक नदी है, जबकि बाएं तट से ईब नदी है। ठीक है, और कई नदियाँ यहाँ पे आकर मिलती हैं। ठीक है, मोंड है, ईब है और कई नदियाँ मिलती हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे महानदी है। इस पे जो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, उसी नदी पे बनाया गया है। ठीक है, इसके पास से गोदावरी नदी हम लोग देखते हैं। गोदावरी नदी जो कि यहाँ पे ये एक नासिक के पास, यहाँ पे महाराष्ट्र में एक नासिक जगह है, नासिक के पास से त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती हैं। ठीक है, ये सह्याद्री पहाड़ी है, यहाँ से यहाँ तक या पश्चिमी घाट के संज्ञा दिया जाता है। यहाँ से निकल करके और महाराष्ट्र निकल करके तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और इसकी कई नदियाँ हैं, ये मंजीरा है, फिर वर्धा है, पेनगंगा है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके पश्चात अब आते हैं कृष्णा नदी जो कि महाराष्ट्र के यहाँ पे महाबालेश्वर पहाड़ी है, वहाँ से निकलती हैं। ठीक है, यहाँ से भीमा नाम से निकलते हैं, भीमा नदी है और ये यहाँ से निकल करके और जहाँ के महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ये बनाते हुए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, और इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं, जो कई सहायक नदियाँ यहाँ पे गिरती हैं। भीमा है एक मुख्य इसकी सहायक नदी है। ठीक है, एक मिनट। तो इसकी जो कृष्णा की सहायक नदी है, ये तुंगभद्रा नदी है, यहाँ पे निकलती हैं। फिर इधर दूध गंगा है, पेंच गंगा है, यहाँ पे जाके यहाँ से मिलती हैं और ये जाकर अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये तुंगभद्रा वो अलग अलग दो नदियाँ मिल करके ये तुंगभद्रा नदी बनाई है। ठीक है, तुंगभद्रा नाम से जाना जाता है और यहाँ पे जो
पंचगंगा है, दूध गंगा है, ये नदी एक सहायक नदी के रूप में, कृष्णा की सहायक नदी के रूप में ही जाके, इसके बाद से वर्धा नदी भी है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद से है पेनेरू नदी। पेनेरू नदी जो कि ये कर्नाटक का एक जगह है, कोलार जिला है, कोलार, वहाँ से दंतीदुर्ग नामक स्थान से निकल करके और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे दो श्रेणियाँ हैं, दोनों श्रेणियों के बीच में गिरती है। यहाँ पे नल्ला मलाई है और दूसरा यहाँ पे एक कडप्पा श्रेणी का एक था जगह, ये यहाँ पे दोनों के बीच में प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो कि ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती हैं। कुर्ग जिला पे यहाँ पे ब्रह्मगिरी नामक स्थान से ये निकलती है और कई इसका मेंडिंग देखिए, मेंडिंग इम्पॉर्टेंट है इसका, जिस कर्व बना के, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टाइप पर नदी दे देगा, कर्व बना करके वो पूछेगा किस नदी का ये पैटर्न है। ठीक है, तो ये जाके फिर ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो ये और इसकी मुख्य जो सहायक नदी हैं वो ये कावेरी की जो मुख्य नदी है, मुख्य रूप से जो अमरावती है, शंखमुक्ता है, और इधर से शंखमुक्ता आके मिलती हैं, और दूसरा नदी है नोयल नदी आकर के यहाँ से मिलते हैं। तो ये तीन नदियाँ मुख्य रूप से इसके इम्पोर्टेंट हैं, नोयल, अमरावती और शंखमुक्ता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला नदी है वैगई नदी है, जो कि ये यहाँ पे पालनी पहाड़ी है, जावेदी पालनी श्रेणी यहाँ पे कई है। ठीक है, ये तिनमुहानी है यहाँ पे, यहाँ से निकल करके और जो पाक की खाड़ी है यहाँ पे गिरती हैं। ठीक है, ऊपर पाक की खाड़ी है, इधर पाक की खाड़ी है और इधर मन्नार की खाड़ी है, ये पाक के खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो ये वैगई नदी, इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट नदी है। अब हम लोग देखते हैं कि इधर नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो मैकाल श्रेणी के जो अमरकंटक श्रेणी है, वहाँ से अमरकंटक चोटी है, वहाँ से निकल करके लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास, 1300 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ठीक है, और आके खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, और दूसरी नदी है तापी नदी है। तापी नदी जो कि ये सतपुड़ा श्रेणी से निकलती हैं और ये भी जाके खंभात की खाड़ी में ही प्रवेश करती हैं। यहाँ पे जो इसका मुख्य जो शहर है तापी नदी पे, वो सूरत शहर है यहाँ पे। ठीक है, इसकी भी कई सहायक नदियाँ हैं। इसमें जो सहायक नदी है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसकी सहायक कई नदी हैं कि उल्टे आके मिलती हैं, मतलब ऑफ सीक्वेंस नदी के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है, अक्रमवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रतिरूप इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भी भ्रंश घाटी के द्वारा ये बहती हैं। ठीक है, ये दोनों नदी, नर्मदा और तापी, दोनों नदी भ्रंश घाटी में ही प्रवाहित होती हैं। ये दोनों के बीच में एक सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी है, और इसके इधर बीच में अजंता श्रेणी है। तो ये अजंता श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में तापी नदी बहती है, जबकि जो नर्मदा नदी है इसके ऊपर विंध्याचल पर्वत है, यहाँ से लेकर विंध्य पर्वत यहाँ तक गया है। तो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, और यहाँ से एक निकलती है माही नदी। ठीक है, माही नदी जो कि मेहर झील एक है, मेहर झील है, यहाँ से निकलती है और ये कर्क रेखा को दो बार काटती हैं इसको। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे काटते हुए ये भी खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, एक यहाँ से नदी आती है, अरावली रेंज है ये, अरावली रेंज से एक साबरमती नदी आती है। ठीक है, उदयपुर जिले से एक यहाँ पे झील है, यहीं से साबरमती नदी आती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसी पर अहमदाबाद नाम के एक इम्पोर्टेंट शहर भी है। ठीक है, दूसरा है लूनी नदी आती है, जो कि अरावली श्रेणी का ही एक छोटा श्रेणी है, नाग श्रेणी उसको बोलते हैं। तो वहाँ से ये निकल करके और जाके ये अरण्य कच्छ में प्रवेश कर जाती हैं या वहीं पे लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये लूनी नदी है, जो कि ये पूरा क्षेत्र है काफ़ी रेगिस्तान है, इसलिए ज़्यादा ये दलदली क्षेत्र हो गया है और यहाँ पे आके नदियाँ ये सूख जाती हैं। ठीक है,
और बाकी ये जो सह्याद्री क्षेत्र है या पश्चिमी घाट है, इसमें बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि काफ़ी ऊंचाई वाला भाग है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये ऊंचाई है और यहाँ से धीरे धीरे ढलान इधर की तरफ है और इधर से ढलान नीचे की तरफ है। तो चूंकि यहाँ पर ढलान ज़्यादा होने के कारण से नदियाँ काफ़ी तीव्र गति से होती हैं। ये कई प्रपातों का भी निर्माण यहाँ पे हुआ है। शरावती नदी है यहाँ पे, जैसे जोग प्रपात हैं, चाहे और कई नदियाँ हैं। ठीक है, ये गोवा के पास में मांडवी और जुआरी नदी है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये पश्चिमी घाट की कुछ मुख्य नदियाँ हैं, मांडवी है, जुआरी है, फिर इधर शरावती नदी है कर्नाटक में, शरावती नदी है, फिर ये केरल में पेरियार नदी है, भरतपुजा है नदी। ठीक है, तो ये 2-3 नदियाँ हैं, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो इसको भी याद रखना जरूरी है। तो ये रहा नदियों के बारे में एक सामान्य जानकारी, और अगले क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल में एक एक नदी तंत्र को लेकर के काफ़ी डिटेल में उसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिगर भी काफ़ी बड़ा बड़ा बना करके, और जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में भी हम लोग देखते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये रहा सामान्य जानकारी। विशेष से सामान्य अध्ययन के लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो ऑप्शनल के लोगों के लिए हैं तो वो तो एक एक नदी तंत्र के बारे में काफ़ी डिटेल जानना आवश्यक है। ठीक है, तो उनके लिए आगे क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। कल के क्लास में जो होगा अलग अलग टॉपिक लेकर के, और ब्रह्मपुत्र का लेंगे टॉपिक, ब्रह्मपुत्र नदी या सिंधु नदी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।